हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने चैप्टर 4 में जो मुग़ल एम्पायर था उसमें हम लोगों ने इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था और जो इसके फाउंडर थे हमारे बाबर, वहाँ से आगे पढ़ा था, और जिसमें हुमायूं की कहानी भी थे, शेरशाह सूरी और सूरी एम्पायर का। इसके बाद में हम लोगों ने अकबर का भी कर लिया है कुछ कुछ, जिसमें अकबर का बायोग्राफी और अकबर का जो मुख्य लड़ाइयाँ थी हमारी उसके बारे में। फिर मुग़ल नोबिलिटी, अकबर एंड द राजपूत एंड रिलीजियस बिलीफ। आई मीन टू से दैट कि इंट्रोडक्शन से लेकर के अकबर तक का हमने एक सेल्फ से एफर्ट हम सभी लोगों ने किया है। इसमें पिछले दिन कुछ बच्चों का कहीं कहीं प्रॉब्लम हल्का फुल्का आया भी था, तो मैं तो जान के ही ये चीज़ कन्विंस करता हूँ, कराता हूँ तुम लोगों को, कि ताकि तुम लोग सेल्फ से एफर्ट कर लो। जो भी थोड़ी बहुत समस्या आपकी आने वाली है उसको मैं पहले ही ट्रीट कर देता हूँ, ताकि जब वीडियो आप देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वाला वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जहाँ पर इस चीज़ों को तुम सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो इसमें सबसे पहले मुग़ल एम्पायर के बारे में पिछले दिनों हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में ही पढ़ा था। और जैसे ही तुम्हारा ये 1526 की जो पानीपत की पहली लड़ाई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता, विजयी हुआ, और इब्राहिम लोदी हारा। और इब्राहिम लोदी के मरने के जस्ट बाद तुम्हारा दिल्ली सल्तनत पीरियड में जो 5 डायनेस्टी रूल करने वाले जो थे, उस डायनेस्टी के समाप्त होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत पीरियड का काल हमारा समाप्त हो जाता है। इतिहास कालखंड में इसकी गणना हमारे 1526 यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में उस समय काल को हम लोग मुग़ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे देश पर शासन किए। अब 1526 से लेकर के 1857 तक, 1857 में बहादुर शाह जफर यानी कि जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके पद को समाप्त कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल ने। और 1857 लॉर्ड कैनिंग के टाइम में वायसराय भी हमारा हुआ था, जहाँ पर मुग़ल और उनके जितने भी वंशज थे उनका काम समाप्त हो गया, और वहाँ से अब उनकी कोई डायनेस्टी का हमारा रूल और कोई पद हमारा नहीं रह गया था। तो 1526 से अगर 1857 तक देखा जाए तो 300 साल तो ये से ज़्यादा हमारा हुआ। 300 साल, 325 सालों तक इस देश पर शासन हमारा मुग़लों का रहा, और उसमें बड़े शासक भी हमारे हुए, जिसमें मुख्य हमारे शासकों में जो इनकी गिनती होती है मैं यहाँ मार्कर के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। बाबर हो गए, ये फाउंडर थे हमारे मुग़ल एम्पायर का। इसके बाद बारी आती है हुमायूं की। इसके बाद में ये थोड़ा यूनिक है, शेरशाह सूरी जो है तुम्हारा अफ़गान रूलर है, ये तुर्कीज़ नहीं था, और ये मुग़ल डायनेस्टी से अलग है। चूँकि ये दिल्ली पर शासन ये भी इसने भी किया था, तो इसका इस पीरियड में हमारा गणना होता है, और इसकी चर्चा मैंने पिछले दिन किया भी था। शेरशाह सूरी का ये बिहार से बिलोंग करता था, सासाराम, हम ये बिहार का एक ज़िला है वहाँ से। और इसने मुग़ल के जो हमारा दूसरा शासक यानी कि हुमायूं था, उसको 1539 और 40 यानी कि चौसा और बिलग्राम की लड़ाई में, कनौज की लड़ाई में पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बट हम इस काल में इसके इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिए हुए भी इसको तुम देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट अगला टाइम हमारा था अकबर का। तो पिछले दिनों तुम लोगों को कहानी मैंने सुनाया भी था कि बाबर जो था 4 साल के बाद में डेथ कर गया। 1526 में भारत पर अटैक किया और 30 तक वो डेथ कर गया। 1530 से लेकर के 1540 तक यानी 10 साल के समय काल में हुमायूं जो था कुछ हद तक अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय शेरशाह सूरी जो था एक योग्य और कुशल हमारा नेतृत्वकर्ता निकला, और सेनापति भी था, अच्छी उसकी लड़ाई का एक योग्यता उसके अंदर में काफ़ी अच्छी थी, जिसने हुमायूं को भगा दिया
लेकिन दुर्भाग्यवश 1545 में कालिंजर के किले में उसकी भी डेथ हो जाती है, सिरसा सूरी का भी। उसके बाद के जो शासक हमारे आए, मतलब 45 से 55 यानी 10 सालों तक सूर डायनेस्टी के, उसमें योग्यता नहीं थी, वो लगभग कैपेबल नहीं थे, जिसका फ़ायदा हमारा हुमायूं ने उठाया। और हुमायूं अंततः 1555 में फिर एक बार अटैक किया दिल्ली पर, और कहीं न कहीं दिल्ली को जीतने में सफल रहा। और इस तरीके से पुनः मुग़ल डायनेस्टी का हमारा एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले दिनों मैंने तुमको कहानी बताया भी था कि हुमायूं जो था, अपनी एक लाइब्रेरी थी दिन पनाह, उस दिन पनाह लाइब्रेरी में वो किताब उतारने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ा था। अचानक से सीढ़ी जो था फिसली और वो बेचारा गिर करके मर गया। तो उसके बाद उसका जो बेटा हुआ अकबर, ये मतलब गद्दी पर बैठा। हालांकि जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर काफ़ी कम उम्र का था, लेकिन ये हुमायूं की तरह दुर्भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली रहा, जिससे बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ और उसने बड़े स्तर पर साम्राज्य का विस्तार हमारा किया। इसीलिए पिछले दिनों मैंने तुमको बताया भी था कि जब पूछता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, तो उसमें हम बाबर को मारते हैं, है ना, बाबर ही हमारा फाउंडर था। लेकिन जब पूछता है कि हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, तो यहाँ पर हम अकबर को करेंगे, चूँकि अकबर 1549 से लेकर के, है ना, 1556 से लेकर के 1605 तक तुम्हारा दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। 56 ये लगभग तुम्हारा 49 सालों तक देश में शासन किया। और उसने बहुत बड़े स्तर पर साम्राज्य का विस्तार करके एस्टेब्लिशमेंट करने का काम हमारा भारत में अकबर ने किया था। इसलिए उसको हम लोग मुग़ल डायनेस्टी का रियल फाउंडर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा अकबर्स टॉलरेंस टू द अदर रिलीजन, है ना, रिलीजियंस। अकबर का जो अन्य जो धर्म हमारे थे, मजहब, संस्कृति, तो उसके साथ किस प्रकार का संबंध था, तो काफ़ी टॉलरेबल आइडियोलॉजी का था। ठीक है, अकबर जो था। इसके बाद में अकबर के उत्तराधिकारी हमारे जहांगीर, यही जहांगीर हैं जो सलीम, जिनकी कहानी अनारकली के साथ में प्रेम संबंधों के लिए जानी जाती है हमारी, है ना। इसके बचपन का नाम सलीम था और ये उस अनारकली के साथ में ये प्रेम मोहब्बत के लिए थोड़ा सा फेमस भी रहा था हमारा, जिसको आज भी लोग पिक्चर में देखते हैं, अनारकली और सलीम की कहानियों को। तो ये उसका बेटा था जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अंततः ये भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अनारकली के मतलब हस्तक्षेप का सामना इसको करना पड़ा और कहीं न कहीं शासन संचालन में अनारकली का बहुत ज़्यादा दबदबा हमारा हो गया था। फिर बाद में ये एबॉलिश हो गया। इसके बाद आया उसी का बेटा हमारा शाहजहाँ, जिसने ताजमहल को बनवाया और ये भी अपनी जो बीवी थी मुमताज़, है ना, उसके साथ ये भी अफेक्शनली काफ़ी जुड़ा हुआ था, बेपनाह मोहब्बत करता था और उसने अपनी पत्नी की याद में जो प्रेम का एक प्रतीक बनाया, जो अभी भी हमारे 7 वंडर्स में, मेडाइवल में भी था और मॉडर्न में भी अभी भी ताजमहल जो है आगरा में, वो काफ़ी फेमस माना जाता है। और दिल्ली का लाल किला भी बनाने का श्रेय हमारा शाहजहाँ को जाता है। इसके बाद आया तुम्हारा दौर औरंगज़ेब का। ये जो था औरंगज़ेब काफ़ी सुन्नी कट्टर मुसलमान था और ये धर्मांध था, मतलब कहीं न कहीं ये हिंदुओं के प्रति इसकी एक छवि इंटॉलरेंट मतलब इमेज था और इसने इसके अंदर में एक इम्पीरियलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं ना, साम्राज्यवाद का भूत भी सवार था। इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमारा इसके अंदर में एक जुनून सा हो गया था। लेकिन मुग़ल एम्पायर में सबसे बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी, बहुत बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाया और कुछ ऐसे इंटॉलरेंट कंडीशंस हमारे या तुम्हारे अन्य धर्मों के प्रति इसकी अच्छी भावना नहीं होने के कारण बहुत हद तक के अपना नुकसान कर बैठा और औरंगज़ेब को ही एक्चुअल हमारा मुग़ल वंश का पतन का सबसे प्रमुख कारणों में से एक हमारा माना जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट दिखा रहा है द कोलैप्स ऑफ द मुग़ल एम्पायर, कि इसके जो विघटन का, कोलैप्स का मतलब टकराना, टूटना होता है हमारा, इसके मुख्य कारण हमारे कौन कौन से हैं। तो कुछ ये मेजर पॉइंट्स हमारे हैं जिस पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे।
तो मैंने पूरे एक समरी प्रेजेंट कर दिया 10 मिनट के अंदर में पूरे चैप्टर का कि हम सिक्वेंसली कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन के साथ से, है ना। सबसे पहले पैराग्राफ से, क्योंकि देखो कहानी बहुत सारी है, मैंने स्टोरी बेस पर भी तुम लोग को सुनाने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंगली मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये मुग़ल एम्पायर इतना 4 पेज का मुग़ल एम्पायर नहीं है, लेकिन आप 7 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपको एक ब्रीफिंग के तौर पर ही ये सब कहानी को पढ़ना समझना है। क्योंकि थोड़ा सा दिमाग का जो एक लिमिटेशंस होता है लर्न करने का, वो एक छोटे स्तर पर ही इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो मैं बुक के ही तुम्हारे कंटेंट का सहारा लेता हूँ, इसे तुम समझने का प्रयास करो। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल चीज़ों को बताने का, मैं डेफिनेटली तुमको बताऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दे रहा है, इन द 15th century इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेट्स विच वी आर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर। मैंने तुमको बताया था कि जब कभी भी सेंट्रल पावर हमारा वीक होता है तो इंडिपेंडेंट या ऐसे जो प्रिंसली स्टेट हमारे भारत के अंदर में थे, ये आपस में टकराने लगते थे और अपनी वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ने लगते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वीकनेस थी हमारी भारतीय संस्कृति का और हमारे भारतीय समाज का। इसी का गलत फ़ायदा मुसलमानों ने भी उठाया, है ना। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई, जब अंग्रेज़ भी भारत हमारे अंदर आए, तो इन्होंने भी डिवाइड एंड रूल को ही प्रमोट किया। उनको पता था कि लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और इसको फूट डाल करके आसानी से यहाँ पर शासन हमारा किया जा सकता है। तो देयर वाज ए नो पावर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंट्रोल देम, और कोई एक सुप्रीम पावर था नहीं इसको कंट्रोल करने का। सो दिल्ली सल्तनत हैड बिकम वीक एंड ये इनइफेक्टिव। दिल्ली सल्तनत पावर जो था लगातार उसका हरास होते जा रहा था। एंड द लास्ट ऑफ द लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी वाज इनसफिशिएंट एंड क्रूएल। लोधी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक हमारा था इब्राहिम लोधी, वो काफ़ी हमारा असक्षम, इनसफिशिएंट का मतलब हमारा असक्षम होता है, एंड क्रूएल, क्रूएल का मतलब काफ़ी निर्दयी था हमारा। सो ही इंसल्टेड दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब, एंड द दौलत खान लोधी एंड राणा संगा द रूलर ऑफ मेवाड़ वांटेड टू एंड द रूल ऑफ द लोधीज। तो राणा संगा तो जो थे हमारे मेवाड़ के शासक थे, और ये दौलत खान लोधी जो थे ना, ये उसी के अपने चाचा थे। और ये इतना क्रूर था कि इन्हीं लोगों के साथ में वो ज़्यादती करना प्रारंभ कर दिया और बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया करता था अपने चाचा के साथ में। और ये दोनों लोग चाहते थे, राणा संगा और दौलत खान लोधी, कि किसी भी तरीके से हमारा जो है इब्राहिम लोधी का शासन को समाप्त किया जाए। और ये दोनों आपस में मिल करके भी उससे नहीं टकरा पाते थे सही ढंग से। तो ये दोनों ने मिल करके ना, दे इन्वाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल। काबुल के जो शासक, मजबूत शासक था हमारा बाबर, और बाबर के आर्मी की एक सबसे बड़ी खासियत थी हमारी कि इसके ही समय काल में सबसे पहले बारूद और जो ये फायर करने वाली सिस्टम का ये इन्वेंशन हमारा हुआ था। उसकी आर्मी ने पहली बार ये आयुध और कारखाने वगैरह स्थापित करके बारूद से चलाना हमारा प्रारंभ किया था। क्योंकि इसके पहले जो लड़ाइयाँ हमारी होती थी ना, वो वीपन से लड़ा जाता था, जिसको अस्त्र शस्त्र हम लोग कहते थे, जिसमें भाले, गड़ासे, तीर, तलवार, घोड़े दस्ते, हाथी दस्ते, या मल्ल युद्ध होता था, आपस में लोग टकराते थे ऐसे इस तरीके के। ऐसा नहीं था कि कोई गोली से दूर से शूट कर दे ऐसा। लेकिन बाबर ने पहली बार इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी आर्मी जो थी रेस्पेक्टिव अन्य लोगों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत थी। ये काबुल का शासक था और इसको दिल्ली पर अटैक करने के लिए, है ना, इन्वेट दिया यहाँ पर, लूटने के लिए, अटैक करने के लिए ना इन्वाइट दिया किया किसने? दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा ने और राणा संगा ने, ठीक है। सो बाबर मार्च टू दिल्ली इन 1526। इस तरीके से 1526 में दौलत लोधी के कहने पर, राणा संगा के कहने पर बाबर जो था भारत में आया और उसने इब्राहिम लोधी पर अटैक किया। तो इब्राहिम लोधी पर अटैक किया तो राणा संगा भी उसके बाबर की तरफ से मिला हुआ था, दौलत लोधी भी मिला हुआ था। एंड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दिस बैटल इंडेड द रूल ऑफ द लोधीज एंड द दिल्ली सल्तनत। इस तरीके से आपस के राजाओं के जो झगड़े थे ना, ये इसके कारण इब्राहिम लोधी को उस युद्ध में हारना पड़ा। और इस तरीके से इस युद्ध में, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, इसमें इब्राहिम लोधी के हारने के बाद में दिल्ली सल्तनत का हमारा खात्मा हो जाता है और उसके जगह पर हमारा बाबर आता है 1526 से लेकर के 1530 तक, जिसने मुग़ल डायनेस्टी,
तुर्कमेनिस्तान से ही आए हुए एक अन्य शासक ने हमारी इसकी एस्टेब्लिशमेंट की और अपने एम्पायर का नाम रखा मुग़ल डायनेस्टी। सो जियाउद्दीन बाबर द फर्स्ट किंग ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, इस तरीके से बाबर हमारा मुग़ल डायनेस्टी का पहला शासक हुआ। वाज बर्न इन अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड फरगना इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में एक जगह है फरगना, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। एंड ही वाज पॉपुलरली नोन एज अ बाबर मीनिंग लॉयन, है ना, बब्बर शेर नहीं होता है जो लॉयन होता है हमारा, जिसके गर्दनों पर बाल हमारे होते हैं। तो प्राय देखोगे कि मुसलमानों में काफ़ी ब्रेवरी नेम वगैरह दिया जाता है, तो इसकी तुलना हमारी शेर से की गई थी और थोड़ा सा मैस्कुलिन पावर वाला स्टील हार्टेड पर्सन रहा होगा, क्योंकि नाम ऐसे तो नहीं होगा, है ना, जो बड़ा नाम हमारा होता है तो कुछ ना कुछ तो व्यक्तित्व से भी जुड़ा हमारा होता है। सो ही बिकेम द रूलर ऑफ द फ्रगना एट द टेंडर एज ऑफ 13। 11 साल की ही उम्र मात्र में वो फ्रगना का शासक बन बैठा। इन 1491 when his father died, and those were the most difficult day to his life, and his attempt to the conquest of Samarkand had failed. Soon conquered Kabul in 1504। उसका पिताजी का कम उम्र में ही देहांत हो गया, तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होता उसके लिए, और उस समय उसने कुछ जगहों को जीतने का प्रयास भी किया था, जिसमें समरकंद है, वहाँ पर वो असफल हो रहा था, लेकिन वो किसी भी तरीके से काबुल को अपने कब्जे में कर लिया था 1504 में। मैं यहाँ पर हूँ इस पैराग्राफ में, ये समाप्त हो गया, यहाँ से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, बाबर वाज अट्रैक्ट बाय इंडियाज वेल्थ एंड द लेड हिम ऑन एन एक्सपेंडेशन टू द इंडिया, एंड ही रोट प्लेजेंट थिंग्स ऑफ द हिंदुस्तान आर दैट इज़ द लार्ज कंट्री एंड हैज़ मासेस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। ये भी जो यहाँ से लुटेरे लूट करके जाते थे, है ना, तो तरह तरह की रंग बिरंगी कहानियाँ सुनाया करते थे, और ये भी उस कहानी से प्रभावित था। ऐसा था कि वो हीरे जवाहरात सोने से भरा हुआ देश है, वहाँ सोने की चिड़िया रहती है, और सोने की चिड़िया को पाने की लालसा हमारी बाबर के अंदर में भी हमारी आ गई, और वो चाहता था कि कब जब भी मौका मिले मैं भारत की तरफ में अटैक करूँ और कहीं ना कहीं सफल हो जाऊँ। और उस ताक में बैठा ही हुआ था, लेकिन लगे हाथ हमारे ये जो जयचंद लोग हैं जो आपस में झगड़ा लड़ाई करते रहते थे, इन्होंने ही इन्वाइट कर दिया, तो उसको तो मौका मिल गया भारत पर अटैक करने का। इस तरीके से भारत अभियान में लगभग हमारा सफल रहा। सो बाबर वाज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस मैन ऑफ दिस एज। वो काफ़ी महत्वाकांक्षी भी था और ये ज्ञाता भी था, जो साक्षर था, शिक्षित था। And he was deeply learned in Persian and the Arabic. The wrote of the very prospective autobiography of the Babarnama and तुजुक बाबरी। ये काफ़ी पढ़ा लिखा था और ये लर्न पर्सन था। लर्न मतलब विद्वान होता है हमारा, पार्शियन और अरबिक का। इसने अपनी ही जीवनी बाबरनामा या तुजुक बाबरी भी उसको हम लोग कहते हैं, ये इसने लिखा था इन तुर्कमेनिस्तान, एंड हिज मदर टंग इन तुर्कीज हिज मदर टंग। चूँकि तुर्की से लोग आया था तो इसकी मदर टंग भी, कैसे हमारे हिंदुस्तान से हिंदू हम लोग हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो तुर्की से ये लोग आए थे, तुर्की इनकी मातृभाषा थी। इन इट बाबर हैज़ डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लाइफ ऑफ द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेसेस ही विजिटेड। इसने उस अपने बायोग्राफी में अपने क्षेत्र के जलवायु के बारे में, वहाँ के जीव जंतु के बारे में, वहाँ के चिड़िया के बारे में, वहाँ के पेड़ पौधे के बारे में, फूल पत्तियों के बारे में, और वहाँ के रहने वाले लोगों के जो स्थान और निवास थे उसके बारे में इसने बहुत बड़े स्तर पर जिक्र हमारा किया था। ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ गुड जनरल। वो एक महान नेता था और एक गुड जनरल, मतलब वो आर्मी का एक बहुत बढ़िया सेनापति था। जनरल आज की पोस्ट जो हमारा है उसी से जिक्र कर रहा है, हमारा सेनापति होता है। आज भी हमारे आर्मी चीफ को जनरल कहा जाता है। बाबर वाज ये नेचुरलिस्ट हु हैड ग्रेट लव द फ्लोरा एंड फ्यूना। वो काफ़ी प्रकृतिवादी भी था, है ना, और वो पेड़ पौधों और वनस्पतियों से काफ़ी प्रेम हमारा किया करता था। नेक्स्ट है, उसकी जो मुख्य लड़ाइयाँ थी हमारी उसके बारे में तुम्हारा जिक्र कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ देख लेना। सनबादर डिफीटेड, है ना, राणा संगा। कुछ दिनों के बाद में उसने राणा संगा को भी मेवाड़ में पराजित किया। खनवा का जो युद्ध था हमारा, उसमें उसने राणा संगा को पराजित किया इन 1527, एंड द अफगान चीफ एट द बैटल ऑफ द घाघरा। अफगान शासकों को उसने घाघरा में पराजित किया। और 1529 में ये अंडर द लीडरशिप ऑफ द नुसरत शाह द नॉर्दर्न इंडिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द 4 years
बाबर वाज ए पोसेसन ऑफ द टेरिटरीज फ्रॉम द इंडस टू बिहार एंड फ्रॉम द हिमालय टू ग्वालियर। बहुत कम समय में, 4 साल की ही समय काल में ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो था हमारा सिंधु नदी से लेकर के बिहार बंगाल तक कर लिया था, और ये हिमालय से लेकर के ग्वालियर तक नीचे में। एंड ही डाइड ऑन द 13 दिसंबर 1530 थ्रू हिज ब्यूरिड इन आगरा। पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, एंड लेटर हिज बॉडी वाज रिवर्ड इन द ओपन गार्डन इन द काबुल एज पर द डायरेक्शन ऑफ हिज विल। उसका इच्छा शक्ति था कि वो अपनी मट्टी में उसका दाह संस्कार हो। तुम लोग अभी भी वर्तमान में देखोगे कि बड़े बड़े जो नेता मंत्री हमारे होते हैं, डेथ करते हैं, तो उनकी इच्छा के अनुरूप उनका दाह संस्कार हमारा किया जाता है। कितने लोगों का कहना होता है कि वो अपनी मातृभूमि में ही इस प्रक्रिया को संपन्न करना चाहते हैं, तो वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों न मरे, है ना, उसकी डेड बॉडी को लाई जाती है और उसके ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ उसका गांव है वहाँ पर उसकी दाह संस्कार की जाती है ना। तो ये हमारा उसके विल एंड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंगली पहली बार तो आगरा में दफनाया गया था, फिर बाद में इसको उठा करके काबुल में ले गया जाएगा, जहाँ के ये रहने वाला था, वहाँ पर दफनाया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट समय चालू होता है हमारा 1530 से 1556 का, वो काल है हमारा हुमायूं का। तो इस हुमायूं वाले पैराग्राफ को तुम देखो पूरे कंप्लीट को, मैं धीरे धीरे करके ब्रीफिंग कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटली इस पर देख पाना डायरेक्ट लगातार संभव नहीं है, तो मैं बुक के अकॉर्डिंगली कन्विंस कर रहा हूँ। आप लोग इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए, है ना, पैराग्राफ वाइज है, आप इसको देख लेना है। हाँ, तो देखो ये 1530 में बाबर वाज सक्सीड बाय हिज इल्डेस्ट सन हुमायूं। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं उसका बड़ा बेटा था। एंड द अदर सन ऑफ द बाबर वाज कमरान, हिंदाल एंड अस्कारी। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं सक्सीड हिज बादशाह इन 1530 AD। पहले होता था शासकों के एक से ज़्यादा शादियाँ, या मुसलमानों में एक साथ तो 4 शादियाँ वैलिड ही हैं हमारी, है ना, उसमें अलग अलग हमारे राजकुमार होते थे, लेकिन उसका जो पहला बेटा था हमारा ये हुमायूं, वही इसका उत्तराधिकारी बना और ये बादशाह बना। द न्यू रूलर कॉल्ड देमसेल्फ बादशाह और पदशाह टू शो दैट दे वेयर द फार सुपीरियर देन द सुल्तान। ये सल्तनत पीरियड में एक नई प्रक्रिया हमारे प्रारंभ हो गई। सुल्तान की जगह पर ना बादशाह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। बादशाह तो ये थोड़ा सा उसको ग्लोरीफाई कर रहा था, इसमें दे रहा है कि वेयर फार सुपीरियर देन, उससे कहीं ये ज़्यादा सुपीरियर है हमारा। चूँकि सल्तनत पीरियड में सुल्तान हुआ करता था, यहाँ पर ये बादशाह लोग कहलाने लगे। हुमायूं हैड अ वेरी turbulent life. He is a ruler. His life can be looked upon a drama in 4 acts, है ना। तेरा था कि इसका जो आरंभिक जीवन था काफ़ी ट्रबल से भरा हुआ था। जैसे मैंने तुमको बोला भी था कि ये बहुत कम उम्र में इसके पिता का देहांत हो गया, और इसकी स्वास्थ्य हमारा बचपन में काफ़ी वीक रहा करता था। एक पिछले दिनों मैंने तुमको कहानी सुनाई थी। तो जब वो मर गया तो इसके परिजनों ने ही इसे मारना चाहा, और इसके बाद में तो इसके परिजनों ने ही इसे टॉर्चर करना प्रारंभ कर दिया, और मारने तक की भी साजिश रची गई। तो ये किसी भी तरीके से गद्दी पर अपने आप को स्टेबल करने का असफल प्रयास करता रहा, और अंततः 1539 और 40 में तो इसे अफगान शासक हमारे शेर शाह सूरी का सामना करना पड़ा, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर भी लगभग ये हो चुका था, है ना। और जब इसको सत्ता अंततः 55 में मिली, तो दुर्भाग्यवश वो दिन पनाह की लाइब्रेरी में है ना किताब निकालते समय से गिर करके मर गया। इसके इतिहास कालखंड में इसकी जीवनी को इतिहासकारों ने कुछ ऐसे दिखाया था, जिसमें लेनपुन ने कहा था कि ये ठोकर खाने के लिए ही पैदा हुआ था, क्योंकि हुमायूं जो था ठोकर खाते हुए ही पैदा लिया और ठोकर खाते हुए ही दुनिया से रुखसत हो गया, ठीक है। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका लाइफ कितना ज़्यादा ट्रबल से भरा हुआ था हमारा। ये थोड़ा सा उसके जीवन का अनफॉर्चून थिंग्स कहा जाएगा। वो काफ़ी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति निकला मुग़ल वंश का। इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अकबर का जीवन काफ़ी भाग्य उदय और भाग्यशाली जीवन हमारा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी विषम परिस्थितियों में ही शासक बना था, लेकिन कुछ माहौल ऐसे तरीके के हमारे थे जहाँ पर वो हमारा शासन सत्ता संभाला और लंबे समय तक शासन हमारा किया, और बड़े साम्राज्य का हमारा, ठीक है। तो इसमें जो 4 एक्टिंग की बात की जा रहा है, उसमें फर्स्ट एक्ट है तुम्हारा 1530 से 40 के, जिसमें ही स्ट्रगल हिज किंगडम फॉर द फाइट फ्रॉम द शेर शाह सूरी एट बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ये
1530 से 40 के बीच में पहला फेज जिसका है, जहाँ पर वो शेरशाह सूरी और बहादुर शाह से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा, है ना। एंड सेकेंड एक्ट 1540 से 45, आफ्टर ही वाज डिफीटेड ऑफ द अफगान शेरशाह सूरी, ही बिकेम द किंग विदाउट अ किंगडम एंड वांडरिंग इन सिंध, है ना। और उसके 1540 से 45 जब तक वो तुम्हारा शेरशाह सूरी जो था हमारा शासन संभाला, वो किसी भी तरीके से बेताज बादशाह जिसको कहा जाता है, बिना साम्राज्य के वो जिधर तिधर अपने आप को ना भटकते रहा, क्योंकि वो उसको मार देने का भी डर था हमारा। तो जिसमें सिंध गया, राजस्थान गया, ईरान वगैरह का यात्रा वगैरह करते रहा, जहाँ तहाँ शेल्टर वेल्टर मांगते चला गया, मदद मांगते रहा। इन द थर्ड एक्ट 1545 से 55 के बीच में ही मेड प्रिपरेशन टू द रिकवर द लॉस्ट टेरिटोरीज इन द इंडिया बाई मेकिंग काबुल ही बेस। ये हुआ क्या कि जब 1545 के कालिंजर के किले में जब ये डेथ कर गया, तो अगले फेज में इसने काबुल में ही स्टेबल होकर के ना अपने साम्राज्य को हासिल करने का प्रयास हमारा करता रहा। एंड द फाइनल एक्ट 1555 से 56 के बीच में ही गॉट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली, किसी भी तरीके से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही डिड नॉट लिव लॉन्ग, है ना, लंबे समय तक जीवन इसका नहीं रह पाया। ही ट्रेवल डाउन फ्रॉम हिज लाइब्रेरी इन शेर मंदाई इन पुराना किला, है ना, जिसको दिन पनाह भी कहा जाता है। और इस तरीके से 1556 में इसका, है ना, दुखद अंत हमारा हो जाता है। तो इसकी पूरी जीवन जो दुविधाओं से भरी रही, ट्रेवलेंट से भरा रहा हमारा, ये 4 फेज में इसके एनालिसिस तुम कर सकते हो। रीड वाट गुलबदन राइट्स अबाउट हिज हर ब्रदर। गुलबदन बेगम इसकी बहन थी, उसने एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा, जिसमें बैटल ऑफ चौसा एंड शेरशाह सूरी के बारे में जिक्र हमारा किया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में सो इन दोज डे हिज मैजेस्टी, है ना, हुमायूं हैड अ सर्टेन सर्वेंट वाटर कैरियर. He had been parted from his horse in the river at the Chausa, and the servant got himself and sound out of the current. His Majesty His Majesty and seated him in the throne. So he ordered all the armies to make options to him. The servant gave everyone what he wished and made appointments for as much as 2 days. The emperor gave royal power to the manual. ये जिक्र कर रहा तुम्हारा गुलबदन बेगम द्वारा, उसकी बहन थी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई जो कहानी थी हमारी बायोग्राफी बाबर का, उसमें किस प्रकार का जीवन हमारा रहा और ये चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी वगैरह के साथ में किस प्रकार हमारा पराजित हुआ। ठीक है, तो ये हुमायूं तक की कहानी इसमें तुम्हारी अभी है। इसके बाद में जस्ट हम लोग सूर्य एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। जस्ट मैं इसको कन्विंस कर ही देता हूँ सूर्य एम्पायर के भी बारे में। हाँ देखो, इसमें नेक्स्ट है तुम्हारा सूर्य एम्पायर का, इसको तुम देख लेते। द सूर्य एम्पायर लास्टेड फॉर ओनली 15 years. द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज शेरशाह सूरी। तुमको पता होगा 1540 में जो ये कनौज की जो लड़ाई हुई थी उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और शेरशाह सूरी की भी कहानी मैंने बताया था कि बचपन में इसका नाम फरीद खां था, बाद में किसी एक शेर का वो मर्डर करने किया था, तो उसके बाद में अपना नाम शेर खान रख दिया था। और बाद में उस समय शाह का जो पद हमारा होता था, उसने शाह की पदवी को धारण करके, है ना, दिल्ली की गद्दी पर 1540 से 45 के बीच में बैठा था। और चूँकि शेरशाह सूरी काफ़ी एक मतलब एम्बिशियस रूलर था और बिहार से बिलोंग करता है, तो इसकी अभी भी वर्तमान में तुम लोग देखोगे बिहार में जो वर्तमान में जो सरकार हमारी है नीतीश जी की, ये इसके ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं और एक योग्य प्रशासकों में इसकी गिनती होती है। कहीं न कहीं जो ये अकबर का एक फॉर्चून थिंग्स जो रहा हमारा, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बेस जो था ना हमारा, शेरशाह सूरी ने ही तैयार किया था। शेरशाह सूरी एक योग्य प्रशासक था और उसने बहुत ज़्यादा टैक्स एंड रेवेन्यू के कलेक्शन में या ऐसे बहुत सारे सिकंदरी गज का प्रयोग करना, भूमि सुधार, उसने पुरानी जीटी रोड को भी बनवाया था।
तो ये सब काम जो था ना शेरशाह सूरी की तरफ से काफ़ी अच्छा से किया गया था, और कहीं ना कहीं अकबर को एक बना बनाया साम्राज्य हमारा मिला था संचालन करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें दे भी रहा है कि आफ्टर द डिफीटिंग हुमायूं इन 2 बैटल्स, लगातार 2 कंजिक्यूटिवली लड़ाइयाँ 1539 और 40 की लड़ाई में हराने के बाद में शेरशाह सूरी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और ये अफ़गानी था, ये तुर्की नहीं था, अफ़गानी था। एंड ही वॉज द सन ऑफ द अफ़गान जागीरदार ऑफ द सासाराम इन बिहार, उसके पिताजी का जागीरदारी बिहार में सासाराम से था। और ही वॉज ओरिजिनली नेम्ड फरीद खान बट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द शेर आफ्टर द किल ऑफ द टाइगर व्हेन ही वॉज शॉट। वो आर्मी से लौट रहा था, मुग़ल आर्मी से, और रास्ते में उसे एक शेर मिल गया था, उसने शेर का शिकार कर दिया। इस तरीके से उसने खुद से ही अपने नाम फरीद खान को बदल करके शेर खान, इसकी कहानी मैंने पिछले दिन तुम लोग को सुनाया भी था। तो इसमें दे रहा है कि उसने अपना नाम शेर खान रखा। एंड इन 5 years ही बिल्ट अप अ किंगडम दैट स्टेज फ्रॉम द ये झेलम टू द ब्रह्मपुत्रा एंड द हिमालय टू द नर्मदा। इस अंदाज़ा लगाओ, इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो 5 साल में ये झेलम नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक और हिमालय से लेकर के नर्मदा तक अपनी साम्राज्य का विस्तार किया था। एंड हिज ब्रिलियंट कैरियर was cut short in 1545 when he died in the explosion। ये 1545 में युद्धाभ्यास कर रहा था कालिंजर के किले में, और चूँकि ये मुग़ल के आर्मी में ये सब चीज़ें सीखा था, गोला बारूद वगैरह चलाना, लेकिन दुर्भाग्य से शायद उसी तरीके से उसको जाना था इसको दुनिया को छोड़ करके, है ना, उसका देहांत हमारा हो गया, है ना। बट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ द 5 years शेर शाह इम्प्रूव्ड दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटोरीज, जिसकी मैंने बार बार जिक्र किया, सबसे योग्य प्रशासकों में से गिनती इसकी हमारी होती है। ही वॉज कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने साम्राज्य में जो भी विषय आते थे उसका काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट इसने किया। एंड ही ऑर्डर्ड दैट द सोल्जर्स शुड कॉज नो इंजरी टू द क्रॉप, है ना, व्हेन दे मार्च्ड। एंड ही रेस्पेक्ट कल्टिवेटर्स फॉर द इनमी टेरिटरीज ऑल्सो। ये अपने सेना के ये जवानों के प्रति चिंतित था और किसानों के लिए भी हमारा बहुत ज़्यादा चिंतित था। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा शेरशाह सूरी हिस्ट वाज रिटेन द अब्बास खान। ये अब्बास खान के द्वारा शेरशाह सूरी की स्टोरी लिखी गई 1579 में, है ना, एडी में, विच गिव्स मेनी डिटेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासन के बारे में बताता था, जिसमें देयर वाज अ जनरल ऑर्डर टू द एनीवन टू द नीड ऑफ फूड एंड शुड बी फेड एट द किंग्स किचन। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बता रहा है। उसका एक सपना था कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए। एंड ही बिल्ट एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ द रोड लाइक अ ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका मैंने जिक्र पिछले दिन किया था। ये कलकत्ता से पेशावर के बीच में है ना, जिसको सड़क आजम भी कहा जाता था, और उस समय का सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे की गिनती हमारी होती थी, और आज भी हमारा इसका क्लासिफिकेशन नेशनल हाईवे 2 NH2 के तौर पर है, जो कलकत्ता से पेशावर तक है। अब तो पेशावर पाकिस्तान में चला गया, तो अभी कलकत्ता से अमृतसर तक है। ये जो दो फेज़ में डेवलप्ड है, एक कलकत्ता से दिल्ली और दूसरा हमारा दिल्ली से अमृतसर, ठीक है। एंड इट रैन फ्रॉम द सोनार गांव इन बंगाल, वही जिक्र कर रहे हैं, लाहौर इन पंजाब, एंड देन इन मुल्तान, है ना, अनदर रोड कनेक्टेड लाहौर टू मुल्तान, एंड द थर्ड रोड लिंक टू द आगरा टू जोधपुर एंड चित्तौड़। ये उसमें उसने रोड का निर्माण किया था। और फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ट्रेवल्स और द एवरी रोड दे आर डिस्टेंस ऑफ द 2 कोस, है ना, अबाउट 8 किलोमीटर नियर अबाउट। कोस पहले पुराना प्रथा था हमारा। मेड अ सराय, सराय का मतलब होता है ठहरने वाला जगह। इसने पेड़ों के किनारे ये सड़कों के किनारे में फलदार वृक्ष लगाया था और छायादार वृक्ष, ताकि ट्रैवल काफ़ी सुहाना हो। और उसने 8-8 किलोमीटर पर सराय की व्यवस्था की थी। कोई आदमी अगर ठहर करके बारिश में या जैसे भी भीगना न पड़े, ठहरना चाहे तो उसके लिए व्यवस्था किया था। मतलब वेलफेयर से रिलेटेड था। कोई भी सरकार बनती है तो इस सब चीज़ों का विशेष ध्यान हमारी रखती है। तो प्रोविजन वाज मेड फॉर ए वाटर, है ना, बेड्स एंड फूड ग्रेन्स ऑफ द हॉर्सेज। ये पशुओं के प्रति भी दयालु था। घोड़े के लिए चने वगैरह की व्यवस्था, जो वहाँ पर शेल्टर में ठहरना चाहते हैं उनके लिए फूड की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, वाटर की व्यवस्था। जो हाईवे पर तुम लोग होटल आजकल देखते हो ना, वो एक सराय के तौर पर उसके ऊपर उपलब्ध हुआ करता था। एंड मर्चेंट वेयर ट्रीटेड वेल, बनियों के साथ में काफ़ी अच्छा व्यवहार करता था, ताकि वही लोग तो ग्रांट दे देते थे ना हमारे। एंड ऑल दिस ग्रेटली हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। इस तरीके से उसके शासनकाल में ट्रेड, व्यापार और जो हमारे व्यावसायिक गतिविधियाँ थे काफ़ी फल फूल रहा था। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द न्यू क्वाइन कॉल्ड द रुपया। रुपया फर्स्ट टाइम इसी के समय काल में हमारा आया था। एंड इट रिमेन्ड अ स्टैंडर्ड क्वाइन फॉर द
centuries he was an impartial, है ना, dispenser of the justice and the great builder। ये न्याय का प्रतीक भी था और एक बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माता था हमारा। द पुराना किला इन दिल्ली एंड हिज टॉम एट सासाराम। सासाराम में एक तुम्हारा पानी में इसका मकबरा बना हुआ है, ये काफ़ी मेमोरेबल है। मरने के बाद में उसी को इसको दफना भी दिया गया था। ये स्प्लेंडेड पीसेस ऑफ द आर्किटेक्चर, उसके शासनकाल में सबसे बेस्ट बिल्डिंग निर्माण में हमारी इसकी गिनती होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो क्लिप में हम लोग शेरशाह सूरी तक समझने का प्रयास किए हैं। एक बार इसको आप वीडियो लेक्चर को सुनो, देखो, और यदि फिर कहीं की समस्या आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि मैं क्लास में उपलब्ध रहूँगा। ठीक है बाबू, चलो तो इस वीडियो को वॉच करो, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। ओके।